नमस्कार। पिछले सेशन में हमने एसिड, बेस और पीएच स्केल की बेसिक बातें समझी थी, है ना? तो आज चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे कि पीएच हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, मतलब बारिश से लेकर हमारे दांतों तक। और फिर हम कुछ बहुत ही जरूरी सॉल्ट्स की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि वो हमारे साधारण नमक से आखिर बनते कैसे हैं। तो आज का हमारा सफ़र इन 5 मेन पॉइंट्स से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच के रोल से, फिर समझेंगे सॉल्ट्स की अलग-अलग फैमिलीज़ को। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मामूली सा नमक कैसे एक केमिकल ख़जाना है। और आखिर में ब्लीचिंग पाउडर से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तक के कुछ मज़ेदार कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया। ऑलराइट, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पीएच सिर्फ लैब की बोतलों पर लिखा हुआ कोई नंबर नहीं है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर को भी। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि पीएच का ये जो बैलेंस है वो असल में जिंदगी के लिए कितना कितना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल। हम सब बारिश को ताजगी और ज़िंदगी से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि बारिश भी एसिडिक यानी कि तेज़ाबी हो सकती है? ये होता कैसे है और इसका मतलब क्या है आखिर? तो जवाब छिपा है इस नंबर में। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो उसे ऑफिशियली एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहा जाता है। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा ड्रॉप लगे, लेकिन यकीन मानिए इसके असर बहुत बड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है। देखिए, हमारी हवा में जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उनका नेचर एसिडिक होता है। अब जब ये गैसें बारिश के पानी से मिलती हैं तो वो एसिड बना लेती हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। और फिर जब यही एसिड वाला पानी नदियों और झीलों में जाता है तो वहाँ का पीएच कम कर देता है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि यही एसिड बेस का खेल हमारे मुंह के अंदर भी चलता है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो खाने के टुकड़ों को तोड़कर एसिड बनाते हैं। अब अगर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गया तो हमारे दांतों की जो सबसे हार्ड लेयर होती है, इनेमल, वो गलने लगती है। और इसका इलाज सिंपल, बेसिक नेचर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, जो इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये कहानी सिर्फ दांतों तक ही नहीं रुकती। हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी होती है। तब हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई एंटासिड लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब मधुमक्खी काटती है तो वो हमारी स्किन में मेथेनोइक एसिड डाल देती है, जिससे जलन होती है। उस पर बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का बेस लगा लो तो आराम मिलता है। और तो और नेचर में भी इसका इलाज है। नेटिल पौधे के डंक का इलाज पास में ही उगने वाले डॉग पौधे की पत्तियों से हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में ही फलती फूलती है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का पीएच करीब करीब 7 होना चाहिए, और वहीं हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की हल्की सी अल्कलाइन पीएच रेंज में सबसे अच्छा काम करता है। तो ये बैलेंस ये जीवन के हर रूप के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में जो बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। लेकिन क्या सारे सॉल्ट्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी भी अपनी एक फैमिली होती है, अपना एक नेचर होता है। तो किसी भी सॉल्ट का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एसिड और बेस से मिलके बना है। देखिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस मिलता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का असर ज्यादा होगा और सॉल्ट बनेगा एसिडिक, जिसका पीएच 7 से कम होगा। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड मिले तो सॉल्ट होगा बेसिक और पीएच 7 से ज्यादा होगा। और जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हो तो वो एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बनता है एक न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच होता है ठीक 7। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे जाने पहचाने सॉल्ट की, यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड की। ये सिर्फ हमारे खाने में स्वाद नहीं डालता, बल्कि ये कई जरूरी इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल भी है। तो चलिए देखते हैं कि इस मामूली सी दिखने वाली चीज से क्या क्या कमाल की चीजें बनती हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही शानदार प्रोसेस से, जिसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। होता क्या है कि जब नमक के पानी वाले घोल से बिजली गुजारी जाती है तो वो 3 बहुत काम के प्रोडक्ट्स में टूट जाता है: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस।
अब इसका नाम क्लोर एल्कली क्यों है? सिंपल है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स हैं क्लोर यानी क्लोरीन और एक एल्कली यानी क्षार जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही प्रोडक्ट्स बड़े काम के हैं। कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस जो ईंधन और फर्टिलाइजर बनाने में यूज होती है। एनोड पर मिलती है क्लोरीन गैस जो पानी को साफ करने और पीवीसी बनाने के काम आती है। और सोल्यूशन में बच जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका इस्तेमाल साबुन और कागज इंडस्ट्री में होता है। सोचिए, एक प्रोसेस और 3 जरूरी केमिकल्स। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो हमें क्लोरीन मिली थी ना, उसका इस्तेमाल करके हम 2 और बहुत ही कॉमन और यूजफुल कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक तो है विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और दूसरा है बेकिंग सोडा जो लगभग हर किचन में मिल जाता है। तो पहले बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला है CaOCl2। और इसे बनाना बहुत आसान है। बस सूखे बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास करानी होती है और हमें मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर और पानी। हाँ, ये वही क्लोरीन है जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिली थी। और इसके इस्तेमाल तो कई सारे हैं। इसका मेन काम है ब्लीचिंग करना यानी रंग उड़ाना, इसीलिए तो इसे कपड़ा और कागज इंडस्ट्री में सफेदी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और सबसे जरूरी, पीने के पानी को जर्म से फ्री करने के लिए भी इसका यूज होता है, जिससे हम सब बीमारियों से बचे रहते हैं। अब आते हैं बेकिंग सोडा पर। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला है NaHCO3। इसे बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं: साधारण नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब ये चारों रिएक्ट करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और हमारा मेन प्रोडक्ट बेकिंग सोडा मिल जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में एक और बड़ी मजेदार बात है कि जब इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है। गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। और हाँ, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो केक और ब्रेड को फुलाकर सॉफ्ट बनाती है। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां जो ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है ना, ये हमारे अगले कंपाउंड यानी वॉशिंग सोडा को बनाने का पहला स्टेप है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 2 कंपाउंड्स पर, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, धावन सोडा तो सीधे सीधे बेकिंग सोडा से जुड़ा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी कहानी थोड़ी अलग है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों कंपाउंड्स को समझने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ये कुछ नहीं, बस किसी सॉल्ट की एक यूनिट में पानी के फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है जो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में पानी के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिप्सम, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, उसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं धावन सोडा पर। याद है, बेकिंग सोडा को गर्म करके हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। जब उसी सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो वो अपने स्ट्रक्चर में पानी के 10 मॉलिक्यूल्स को जोड़ लेता है और बस बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम सब वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज जैसी इंडस्ट्रीज में होता है और घरों में तो ये एक जबरदस्त क्लीनिंग एजेंट है ही। और हाँ, इसका एक बहुत जरूरी काम है पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाना, जिससे साबुन अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला बड़ा यूनिक है, CaSO4.12H2O। सोचिए, इसमें पानी का आधा मॉलिक्यूल होता है। इसे बनाने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पर बहुत ध्यान से गर्म किया जाता है, जिससे जिप्सम अपने पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स खो देता है। इसका इस्तेमाल तो हम सब जानते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने से लेकर मूर्तियां बनाने तक में होता है। और इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत जरूरी सलाह के साथ खत्म करते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, ये वापस से जिप्सम बनकर एकदम हार्ड हो जाता है। इसीलिए इसे हमेशा नमी से बचाकर एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है, पर यह हमें सिखाती है कि केमिस्ट्री में कंडीशंस कितनी मैटर करती हैं। तो सवाल ये है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी साधारण चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही दिलचस्प केमिकल कहानियां छिपी हुई हैं।